विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, परमाणु हथियारों के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं वातावरण में मौजूद धूल कण। CSIR के वैज्ञानिकों ने तैयार की हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार और देश में बड़े अनुसंधानों को बढ़ावा देगा सुपर कंप्यूटर मिशन। परमाणु हथियारों के दुष्प्रभावों को कम करने की तकनीक पर पूरी दुनिया में शोध हो रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। इसी दिशा में शोध कार्य करते हुए दिल्ली की एक महिला वैज्ञानिक डॉक्टर मीरा चड्ढा ने निष्कर्ष निकाला है कि वातावरण में मौजूद धूल कण परमाणु हथियारों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से संबद्ध डॉक्टर मीरा चड्ढा ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की महिला वैज्ञानिक फेलोशिप योजना के तहत एक शोध किया है। ये योजना खास तौर पर उन महिला वैज्ञानिकों के लिए तैयार की गई है जिनके करियर में पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से अवरोध आ जाता है। डॉक्टर मीरा ने गणितीय मॉडलिंग के द्वारा ये साबित किया है कि परमाणु हथियारों के घातक प्रभावों को धूल कणों की मदद से हल्का किया जा सकता है। उनका शोध प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रकाशित हुआ है। शोध के अनुसार किसी गहन विस्फोट जैसे परमाणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और उससे होने वाले विनाश के क्षेत्र के दायरे को धूल कणों के माध्यम से कम किया जा सकता है। उन्होंने मॉडल के जरिए ये दिखाया है कि कैसे ये तीव्रता कम होती है। एक जो धूल होती है, अगर वो एटमॉस्फेयर में हो, सामान्य धूल हो या फिर डस्ट बॉम्ब बनके हो, वो किस तरीके से कम कर सकती है, ये हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू हमने इसको दिखाया है कि वो कम कर सकती है उसके प्रभाव को। जैसे कि जब भी एक एक्सप्लोजन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो अगर हम एग्जांपल लें जो हिरोशिमा के अंदर एक्सप्लोजन हुआ था एटॉमिक बॉम्ब, उसके अंदर जो बॉम्ब था वो मतलब आसमान के अंदर जो हुआ था वो 580 मीटर्स मतलब आधा किलोमीटर के करीब ऊंचा वहां पर एक्सप्लोजन हुआ था, और जो 1 किलोमीटर तक जो रेडियस है उस तक जो भी कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया था। हर चीज वेपोराइज हो गई थी, मतलब एकदम ही हर चीज, मतलब कुछ भी, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हम उस प्रभाव को तो कम नहीं कर सकते हैं। तो हमने जब ये शॉकवेव जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सप्लोजन आसमान में फैलता है, वो स्फेरिकली फैलता है, तो जब वो फैलता है तो 1.6 किलोमीटर तक जो देखा गया था, जो रिसर्च हुई थी उस समय, तो वो देखा गया था कि 1.6 किलोमीटर तक जो बिल्डिंग्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबको नुकसान पहुंचा था। तो वो 1.6 को अगर हम 1.2 या 1 किलोमीटर कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, तो वो हमारा उद्देश्य था इस पूरी रिसर्च के पीछे। इस दिशा में पूर्व के अध्ययनों को यदि आधार बनाया जाए तो परमाणु विस्फोट की तीव्रता को 40% तक कम करना संभव दिखता है। डॉक्टर मीरा चड्ढा को ये प्रेरणा पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिली। उन्होंने एक किताब पढ़ी जिसमें डॉक्टर कलाम से किसी ने प्रश्न पूछा था कि क्या कोई ऐसा बम बनाया जा सकता है जो परमाणु बम के प्रभाव को निष्क्रिय करते। इसके बाद मीरा चड्ढा ने शॉक वेव्स के बारे में गहन अध्ययन शुरू किया। इसके बारे में उन्होंने अपनी PhD के दौरान भी पढ़ा था। डॉक्टर मीरा चड्ढा के अध्ययन के नतीजे इस विषय पर आगे और शोध करने की जरूरत प्रदर्शित करते हैं, जिससे विनाशकारी परमाणु बम के खिलाफ प्रतिरोधक तकनीक विकसित करने की राह खुल सके।
पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को कम करने के लिए आजकल इलेक्ट्रिक कारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक इससे भी आगे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस दिशा में अच्छी खबर यह है कि देश में हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार विकसित कर ली गई है। अब लोगों को स्वच्छ ईंधन से संचालित वाहनों के ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के वैज्ञानिकों ने एक फ्यूल सेल कार तैयार की है। CSIR की पुणे स्थित प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी NCL ने KPIT के साथ मिलकर ये कार तैयार की है। NPL पुणे के अनुसार ये कार कम तापमान वाले PEM यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ईंधन से चलती है। ये ईंधन सेल 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में परिचालित होता है, इसलिए ये वाहनों में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। ये ईंधन भी NPL पुणे में ही विकसित किया गया है। इस प्रकार कार और फ्यूल सेल दोनों तकनीकें पूरी तरह से देश में ही विकसित हुई हैं। CSIR ने 2016 में न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव के तहत कई स्वच्छ ईंधन तकनीकों पर काम शुरू किया था। इस कड़ी में हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार और ईंधन का निर्माण भी शामिल था। एक अन्य संस्था KPIT टेक्नोलॉजीज को भी इस परियोजना में साझेदार बनाया गया है। KPIT और CSIR के जो दो लेबोरेटरीज हैं, सिक्री और NCL, और निमिटली प्रोग्राम जो हमारा 5 साल से चल रहा था, 4.5-5 साल से, उसका हमने जो टेस्टिंग किया वो हमने एक कमर्शियल व्हीकल, जैसे ऑर्डिनरी 5 सीटर सिडान होती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, उसमें हमने जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन होती है कार की, उसको हमने ना कि बैटरी चार्ज करके बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल उसके पीछे लगा के उससे चार्जिंग करके हमने वो गाड़ी चलाई। तो ये कार का जो मॉडल हमने टेस्ट किया वो 7 अक्टूबर 2020 को NCL के कैंपस में KPIT के साथ हमने इसका ट्रायल रन किया था। और इस ट्रायल रन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उससे तो हम करंट बना रहे हैं, पर करंट को पावर ट्रेन के साथ कार में जोड़ा जाता है, जिससे कि दोनों साथ मिलके मोबिलिटी प्लेटफॉर्म में उसका हम इस्तेमाल कर सकें। हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी HFC तकनीक के तहत विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी हवा के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता खत्म हो जाती है। साथ ही ईंधन सेल प्रौद्योगिकी केवल पानी का उत्सर्जन करती है। इस प्रकार हानिकारक ग्रीन हाउस गैस सहित अन्य वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन भी नहीं होता है। इस प्रौद्योगिकी को अपनाने और इसके उपयोग से वायु प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। वैज्ञानिकों ने अभी यात्री कार पर इस तकनीक का परीक्षण किया है, लेकिन इस प्रौद्योगिकी को बसों, ट्रकों आदि के लिए भी उपयुक्त पाया गया है। NCL के निदेशक प्रोफेसर अश्वनी कुमार नांगिया ने कहा कि हाइड्रोजन ईंधन से हमारे पेट्रोलियम आयात का बिल कम होगा और इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। इस प्रकार लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी इस भावी ईंधन से सुनिश्चित होगी। सबसे ज्यादा फायदा ये है कि अगर हम पेट्रोल की गाड़ी लें या CNG लें या डीजल व्हीकल लें, तो उनमें काफी हानिकारक एमिशंस होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स मिलती हैं, सॉक्स मिलती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनती हैं, नॉक्स बनती हैं। तो COX, SOX, NOX ये सब बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रदूषण करते हैं हमारे वातावरण का, पर्यावरण का, जिसका बारे में हम सब जानते हैं। उसके तुलना में अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करें, तो मोबिलिटी के व्हीकल्स हों, तो उसमें कुछ भी हानि नहीं होगी वातावरण को, पर्यावरण को, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसका सिर्फ पानी बाय प्रोडक्ट है। दूसरा चीज़ है कि जो हाइड्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है और उसको टैंक में बड़ी आसानी से भरा जा सकता है। और तीसरी चीज़ है कि हाइड्रोजन रिन्यूएबल फ्यूल भी मानी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी तरीके से बनाई जा सकती है। मेथनॉल क्रैकर से बनाई जा सकती है, और जैसे मैंने बताया वाटर स्प्लिटिंग से भी हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। तो हाइड्रोजन जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो हम पेट्रोल या डीजल ईंधन हैं जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी तुलना में हाइड्रोजन एक नया प्लेटफॉर्म हमें दे रही है
और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल के माध्यम से हम ये शिफ्ट कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म पे अपना जो रोज का पर्यावरण, जो हम रोज का मोबिलिटी है, जो हमारा एनर्जी और पावर कंजम्पशन है, वो हम पूरा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रदूषण, हमारा पर्यावरण बहुत साफ रहेगा, प्रदूषण कम होएगा। देश में बड़े अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुपर कंप्यूटर मिशन यानी NSM शुरू किया है। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में 14 सुपर कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं। इन सुपर कंप्यूटर के जरिए उस क्षेत्र के सभी शोध केंद्रों को जोड़ा जाएगा। उन शोध केंद्रों के वैज्ञानिक इन सुपर कंप्यूटर की सेवाओं का फायदा ले सकेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन एक ऐसी पहल है जिससे देश में बड़े अनुसंधानों को बढ़ावा मिलेगा। सुपर कंप्यूटरों से विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च की क्षमता में इजाफा होगा, जैसे मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को बेहतर किया जा सकेगा, जीनोमिक्स से संबंधी गणनाएं की जा सकेंगी। इसी प्रकार दवा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सुपर कंप्यूटरों की उपलब्धता बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा आंकड़ों की गणना इन कार्यों में करनी होती है। NSM के पहले चरण में 14 संस्थानों की पहचान की गई है और इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे ये संस्थान सुपर कंप्यूटरों का संचालन सुनिश्चित करे। इसके बाद सुपर कंप्यूटरों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। दूसरे चरण में सीडेक द्वारा देश में तैयार किए गए पहले सुपर कंप्यूटर परम शिवाय को IIT BHU में स्थापित किया गया था। उसके बाद परम शक्ति को IIT खड़गपुर में और परम ब्रह्म को IISER पुणे में स्थापित किया गया था। इसके बाद 2 अन्य संस्थानों में भी सुपर कंप्यूटिंग सुविधाएं दी गई हैं। पहले चरण में 6.6 पेटाफ्लॉप यानी PF तक सुपर कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाई गई है। दूसरे चरण में कुल 16 पेटाफ्लॉप की सुपर कंप्यूटर की क्षमता स्थापित की जानी है। अप्रैल 2021 तक 8 अन्य संस्थानों को सुपर कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिनमें कुल 10 PF की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित की जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण की शुरुआत 2021 के मध्य में होगी, जिसमें सभी 14 सुपर कंप्यूटरों की स्थापना कर इस क्षमता को 45 पेटाफ्लॉप तक पहुंचाने की योजना है। सुपर कंप्यूटर मिशन को DST एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। इन महकमों की 2 संस्थाएं सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC तथा भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। मिशन के तहत 3 चरणों में देश के 75 चुनिंदा शोध संस्थानों को सुपर कंप्यूटिंग सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क यानी NKN का इस्तेमाल किया जाएगा। हजारों शोधकर्ता इस नेटवर्क के जरिए इन सुपर कंप्यूटर्स का फायदा ले सकेंगे। उन्हें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी HPC सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मिशन के तहत HPC और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को एकीकृत किया गया है। सीडेक में 100 AI/PF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को तैयार कर स्थापित किया जा रहा है। ये बड़े पैमाने पर AI वर्कलोड को संभाल सकता है, जिससे AI संबंधी कंप्यूटिंग की गति कई गुना बढ़ जाएगी। एक बात और, मिशन के तहत अब तक 2400 से अधिक सुपर कंप्यूटिंग मैन पावर और संकायों को प्रशिक्षित करके सुपर कंप्यूटर विशेषज्ञों की टीम तैयार की गई है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक जरूरी बात, सुपर विलेन कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क पहनना है जरूरी। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।